फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2023 की तैयारी के लिए ईवीएस में जो पेडागोजी आएगी उसको हम लोग एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जो भी एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है उस हिसाब से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद 1 या 2 पार्ट और आएंगे जिससे पूरा जो पेडागोजी का सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पंकज कुमार मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माया देवी क्लासेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो पहला बिंदु है कि घर का जीवन और स्कूली जीवन के बारे में। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, ना कि उन्हें जो है बाहर की जो स्कूली जीवन को स्कूलों में ही बांधा जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो है ये जो है बच्चों के जीवन को स्कूली जीवन के साथ साथ बाहरी जीवन से भी जोड़ने के लिए बोल रहा है। अगला बिंदु है कि ये सिद्धांत किताबी ज्ञान को उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूलों और घर के बीच में अंतराल बनाए हुए है। तो ये जो एनसीएफ 2005 बता रहा है कि बच्चों के को किताबी ज्ञान की विरासत में केवल बांध के नहीं रखना है, बल्कि उन्हें जो है स्कूल के बाहर की जो दुनिया है, जैसे स्कूल के बाहर बगीचे या फिर कोई चिड़ियाघर या फिर जो भी चीज़ें बाहर स्कूल के बाहर जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे बच्चों को जोड़ के रखना है, ना कि उन्हें उन सब चीज़ों से अलग रखना है। केवल किताबी ज्ञान को नहीं रटाना है, बल्कि उन्हें वास्तविक ज्ञान को से परिचित कराना है। तो आगे देखिए अगला बिंदु हमने क्या लिया हुआ है कि नई राष्ट्रीय पाठचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का क्या शामिल है? विरोध शामिल है। मतलब वही चीज़ इसमें भी कह रहा है कि जो नई राष्ट्रीय पाठचर्या यानी नेशनल कैरिकुलम है उसको जो है उसमें पाठ्यक्रम के पाठ्यपुस्तकों के जो बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास किया गया है और इस प्रयास में विषय को मजबूत दीवार में जो घेरने की बात नहीं कही है और बच्चों को जानकारी को रटाना नहीं है, बल्कि इसमें जो नई राष्ट्रीय पाठचर्या है उसमें इन सब चीज़ों का विरोध शामिल है। तो चलिए अगला बिंदु देखते हैं। हमारा अगला बिंदु है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये बिंदु भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में कार्य करना है। तो स्कूलों के प्राचार्य और प्राध्यापकों को बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, क्या क्या अवसर देना है। तो एनसीईआरटी में जो दिया गया हुआ है कि बच्चों की कल्पनाशील गतिविधियों में जो है इस विषय में अवसर देना है और सवालों की मदद से सीखने में अवसर देना है और सीखने के दौरान अपने अनुभव और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने में, अगर बच्चे जो चीज़ सीखते हैं उसके बारे में उन्हें विचार करने के लिए अवसर दें, ना कि अपनी तरफ से कुछ उस पर थोपें। अगर बच्चा गलत करता है, कोई सवाल गलत कर रहा है तो गलत क्यों कर रहा है ये बच्चे को खुद से डिसाइड करने के लिए बोलें। सही उत्तर पे पहुंचने का प्रयास बच्चा खुद से करे, ना कि उसको जो है अपनी तरफ से कोई जानकारी थोपना है। बच्चों को बस केवल थोड़ा सा सहारा देना है, बाकी बच्चे खुद से जो है सारा काम करे। इस तरह उनको जो है मोटिवेट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है कि यदि बच्चों को जगह और समय आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं।
ये बात सही है कि अगर बच्चों को उनकी आज़ादी दे दिया जाए और बच्चों को उन करके सीखने पर जो जोर दिया जाए तो बच्चे खुद से चीज़ों को सीख जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बच्चे खुद से सीखते हैं, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी की नवीन पुस्तक जो एनसीईआरटी की जो नई पुस्तकें आई हैं उसमें भी विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी की गई है। बहुत ज़्यादा उसमें सोर्स नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया ताकि पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। पाठ्यपुस्तक को केवल इसलिए ना पढ़ा जाए कि इसे परीक्षा को पास करना है, बल्कि उसे जीवन की जीने की जो कला है उसको सीखना है। हमको विविध प्रकार की जो समस्याएं उससे जूझने की कला को सीखना है, ना कि जो परीक्षा पे केवल आधारित होकर। ना केवल ये नहीं सोचना है कि केवल परीक्षा पास करना है किताबों को पढ़कर। ऐसे एक जो नई पुस्तकें हैं इसी बात पे जोर दे रही हैं। आगे है कि सृजन और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और बनाएं। अगला बिंदु है कि उन्हें यानी कि बच्चों को ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। हमें बच्चों को केवल इसलिए नहीं, मतलब केवल इतना ही नहीं कि बच्चों को जो किताबों में दिया गया है उसको बाँच दिए, पढ़ा दिए, इसके आगे की चीज़ों को नहीं बताना है, ऐसा नहीं करना है। बच्चों को हमें किसी भी बिंदु पर अगर समझा रहे हैं तो पूरा मतलब बाहर के ज्ञान को या फिर कोई उदाहरण दे के इस तरीके से समझाना है। केवल किताब में जो उदाहरण दिया उसी को रटा देने से काम नहीं चलने वाला है। अगला बिंदु हमने लिया है कि शिक्षण के उद्देश्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी बातें। तो शिक्षण के उद्देश्य को हासिल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, चलिए उसको देखते हैं। पहला बिंदु है कि स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग है। अगला है कि दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। अगला बिंदु है कि शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करें कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में प्रभावी सिद्ध हो सके। तो हमें अपने जो है पाठ्यपुस्तक को इस तरीके से निर्धारित करना है कि बच्चे जो उनमें उसमें इंटरेस्ट लें, उनको बच्चों को पढ़ने का खुद से मन करे, ना कि उन्हें दबाव में पढ़ाया जाए और बच्चे बोरियत ना महसूस करें। जब बच्चे बोरियत नहीं महसूस करेंगे क्लास में तो खुशी खुशी देखेंगे तो उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनके ध्यान में रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बातों को सीखेंगे। और उनका जो है समय सारणी भी एक लचीलापन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ मतलब उतने निर्धारित समय में किया जाए, बल्कि उन्हें जो है जितना भी पढ़ाएं उतना उनको समझ में आना चाहिए, उस पर बच्चे अमल कर सकें। इस तरीके से जो समय सारणी को निर्धारित करना है। आगे देखते हैं अगला बिंदु। हमारा अगला बिंदु है कि बोझ की समस्या से निपटने के लिए उचित पाठ्यक्रम का प्रयोग करें। बच्चों को हमें इस तरीके से बच्चों को पाठ्यक्रम इस तरीके से नहीं बनाना है कि एक बार पाठ्यक्रम को देखते ही बच्चा एकदम बोझ महसूस करे कि हाय इतना ज़्यादा हो गया, कैसे क्या करेंगे, इसमें कैसे पढ़ेंगे। तो उनको जो है एक उचित पाठ्यक्रम ही रखना है ताकि बच्चे जो है देखकर बोरियत महसूस ना करें, उनके अंदर ये भावना ना आए कि हमारे लिए ये पढ़ाई जो है बोझ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है कि इसमें पहला बिंदु है कि बच्चों के मनोविज्ञान व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की जाए। अगला पाठ्यपुस्तक सोच विचार और विस्मय कर रखा जाए। और अगला बिंदु है कि छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। तो पहला बिंदु जो है कि बच्चों के मनोविज्ञान और अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की जाए। तो हमें बच्चों को जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन कराना है।
जो भी समय उन्हें पढ़ाया जाए उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए कि एक ही टॉपिक पे काफ़ी लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए, बस कम ही समय में और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में इस तरीके से लेक्चर होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से। अगला बिंदु है कि पाठ्यपुस्तक सोच विचार और विस्मय कर रखा जाए। तो पाठ्यपुस्तक को एक पूरे स्कूल में जो भी टीचर फैकल्टी हैं उनसे एक बार समझ लिया जाए कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए। आगे है कि छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस। वैसे एनसीईआरटी जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पुस्तक में जो चीज़ें दी हुई हैं उसको पहले से ही सोच समझ कर रखा गया है। आगे है छोटे समूह में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। तो यह भी जरूरी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हाथ से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगला बिंदु है कि पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम समग्र है और एकीकृत है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम समग्र है और एकीकृत है यानी इंटीग्रेटेड है। इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इस पहला बिंदु हमारा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यहाँ पे समय नहीं बल्कि यहाँ पे समग्र होना चाहिए। समग्र रूप में देखते हैं, ना कि भाग में। बच्चे यहाँ पे इस जो बच्चों की 3 से 5 साल की एज है उसमें क्लास 3 से क्लास 5 तक के जो बच्चे होते हैं वे बच्चे जो हैं अपने परिवेश यानी वातावरण को जो है एक समग्र रूप से यानी कि एकीकृत रूप में देखते हैं, ना कि उन्हें कई कई भाग में देखते हैं कि ये विज्ञान का टॉपिक है, ये सामाजिक विज्ञान का टॉपिक, ये भूगोल है। इस तरीके से नहीं देखते हैं। बच्चों बस केवल देखते हैं कि हमारा ये परिवेश है, इसके अलावा उन्हें और कुछ समझ में नहीं आता और उसको डिवाइड नहीं करते। इसीलिए जो है ईवीएस को एक एकीकृत सब्जेक्ट माना गया है, इंटीग्रेटेड। अगला बिंदु है कि इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते। तो ये वही चीज़ है जो हमने अभी बताया। आगे है कि बच्चों के परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। हाँ, उन्हें सामाजिक विज्ञान, भूगोल या फिर विज्ञान इस तरीके से नहीं प्रस्तुत करना है, बल्कि उनको समग्र रूप से ही प्रस्तुत करना है, जिस रूप में बच्चा देखता है अपने परिवेश को। तो ये टॉपिक हो गया। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम भी अलग अलग विषय के उप विषयों की सूची लेने की बजाय ऐसे उप विषय यानी थीम प्रस्तावित कर रहा है जो बच्चों के जीवन से बहुत करीब से जुड़े हों। तो जो एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया है पर्यावरण का वो उसकी बात कर रहा है कि इसमें अलग अलग उप विषय की सूची लेने की बजाय इसमें अलग अलग उप विषय नहीं लिया गया बल्कि उप विषय थीम प्रस्तावित किया गया है, ताकि बच्चों के जीवन को बहुत करीब से उनके परिवेश से जो है जोड़ा जा सके, क्योंकि बच्चे जो अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, इंटीग्रेटेड रूप से देखते हैं। आगे जो है हमने कुछ जो थीम में बांटा गया उसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो पाठ्यपुस्तक में प्रयास किया गया, जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उसी से हमने लिया गया। तो उसमें प्रयास किया गया है कि उप विषय से प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे, ताकि बच्चे अपने विचार में सोच और समझ बना सकें। तो इसमें विषय जो दिया गया है इसमें 6 थीम लिया गया है। कौन कौन सी? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, अगला आवास, अगला यात्रा, अगला हम कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, शायद ये है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगर हमें सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का तो हम ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, सीटेट के लिए या फिर टीचिंग का कोई एग्ज़ाम भी हो उसके लिए। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।